जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जो है एकदम सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई बेहद अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख वादों को, जिनमें हम लोगों ने अस्तित्ववाद को पढ़ लिया है और आज बारी है आदर्शवाद और यथार्थवाद को पढ़ने की। इसी क्रम में हम लोग जो है विभिन्न वादों को पढ़ते रहेंगे, जिनमें रूपवाद है, प्रतीकवाद है, बिंबवाद है या फिर दादावाद है। तो इन वादों को हम लोगों को पढ़ना है। होता क्या है कि आप लोग जो है वादों को या तो बहुत मोटे तौर पे पढ़ते हैं या तो छोड़ देते हैं, लेकिन वाद जो है छोड़ने जैसी चीज है नहीं। इनको आप जो है बहुत गहराई से अगर पढ़ेंगे तो आप जो है चीजें समझ पाएंगे। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि प्रयोगवाद पे जो है या फिर अरस्तु पे अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव है, आपसे अगर ये बात बोली जाती है तो आप इसको सिर्फ रट लेते हैं कि प्रयोगवाद पे या फिर अज्ञेय पे अस्तित्ववाद का प्रभाव है। लेकिन आपने अस्तित्ववाद के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जो है अज्ञेय पे अस्तित्ववाद का प्रभाव है। जबकि होना तो ये चाहिए कि आपने जो है अस्तित्ववाद को बेहतर ढंग से पढ़ के रखा हो, फिर आप जो है अज्ञेय को पढ़ते पढ़ते ये स्वयं सुनिश्चित कर पाएं कि हाँ, अज्ञेय पे जो है अस्तित्ववाद का प्रभाव है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्शवाद को और यथार्थवाद को। आपसे अपेक्षा बस इतनी है कि 10, 15, 20 मिनट जो भी इस क्लास को आपको पढ़ाया जाना है, अगर आप जो है साथ बनाए रखेंगे तो आपको जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद आराम से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि मोटे तौर पे ये दोनों वाद आपको पता है, लेकिन अगर आप मेरे संग बने रहेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी नई जानकारियां आपके लिए हैं जो आपको जो है मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास में साथ बनाए रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आने वाला है। देखिए, आदर्शवाद और यथार्थवाद जो हैं वो थोड़े से दर्शन के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दोनों में थोड़ी थोड़ी सी जो है अलग बात है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्शन के क्षेत्र में ये दोनों वाद हैं वो क्या हैं, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में तो हमको जो है डीपली पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो शब्द है आदर्शवाद या जो इसका इंग्लिश में रूप है आइडियलिज्म, ये आता कहाँ से है? तो ये शब्द जो है आइडिया से आता है। ये कहाँ से आता है? आइडिया से आता है। वो चाहे आदर्शवाद हो फिर या आइडियलिज्म हो। उसके बाद आदर्शवाद बहुत प्राचीन समय से चला आता है, परंतु यथार्थवाद मध्यकाल और आधुनिक काल की विशेष देन है। अब ये चीज जो है दर्शन के क्षेत्र में भी लागू होती है और ये चीज साहित्य के क्षेत्र में भी लागू होती है। आप साहित्य अगर अपना देखेंगे तो पुराना जितना साहित्य लिखा गया आप देखेंगे वो सब का सब कहीं ना कहीं जो है आदर्शवादी ही है। पुराने साहित्य में, पुराने काव्यों में जो उसके नायक हैं उनसे हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं। पुरानी जो पटकथाएं हैं वो भी हमको जो है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही रची गई। तो अपने वहाँ पुराने साहित्य में क्या है? आदर्शवाद ही आदर्शवाद है। यथार्थवाद जो है मध्यकाल के आखिरी से और आधुनिक काल में सही रूप से शुरू होता है। तो ये बात दर्शन के क्षेत्र में भी है और ये बात जो है साहित्य के क्षेत्र में भी है। अब हम बात कर लेंगे कि दर्शन के क्षेत्र में आदर्श वाद है क्या। तो उसकी परिभाषा यह है कि जब वस्तु और व्यक्ति का, अब ये दो शब्द पकड़िएगा, कि जब वस्तु और व्यक्ति का प्रत्यक्ष, जब वस्तु और व्यक्ति का प्रत्यक्ष और वस्तुगत रूप में महत्व ना होकर, कोई वस्तु है इसका प्रत्यक्ष जो है, ये जो वस्तु है इसका प्रत्यक्ष रूप में महत्व ना होकर उसकी आंतरिक भावनाओं, आंतरिक भावना और विचार में आया गुण सौंदर्य के रूप में महत्व हो, वो क्या कहलाता है? आदर्शवाद कहलाता है। अब जैसे दो दार्शनिकों की हम बात कर लेते हैं। एक दार्शनिक हुए प्लेटो, नाम सुना होगा इनका। एक दार्शनिक हुए प्लेटो, एक दार्शनिक हुए अरस्तु। दोनों जो है गुरु चेला हैं। प्लेटो गुरु हैं और अरस्तु शिष्य हैं प्लेटो के। इसमें ये जो प्लेटो है, प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि ये जो है आदर्शवादी दार्शनिक है और जो अरस्तु हैं वो यथार्थवादी दार्शनिक हैं। अब इन दोनों के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि ये आदर्शवादी दार्शनिक हैं, ये जो है अरस्तु जो है ये यथार्थवादी दार्शनिक हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं? जैसे इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो प्लेटो कह रहे हैं कि ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है ये सही चीज नहीं है, ये सिर्फ अनुकरण मात्र है। प्लेटो की सत्यता, इस पेन की सत्यता उसमें है जिसके मन में पेन को बनाने का सबसे पहले विचार आया। तो प्लेटो विचार को सत्य मानते हैं, वस्तु को या व्यक्ति को
प्लेटो क्या मानते हैं, सिर्फ अनुकरण मानते हैं, इसीलिए प्लेटो को आदर्शवादी दार्शनिक कहा जाता है। वहीं अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु जो है इसकी प्रत्यक्ष सत्ता पे जोर देते हैं। अरस्तु कहते हैं जो हमको हमारे इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है वही हम मान लेंगे। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है, यथार्थवादी दार्शनिक कहा जाता है। और ये जो आदर्शवाद है आगे चल के दो टुकड़ों में टूटता है, जिसमें से एक है निर्वैयक्तिक यथार्थवाद आदर्शवाद और दूसरा है वैयक्तिक आदर्शवाद। ये जो निर्वैयक्तिक आदर्शवाद है इसमें चेतना को पहला महत्व दिया जाता है और चेतना के बाद में जड़ को महत्व दिया जाता है। लेकिन ये जो वैयक्तिक आदर्शवाद है इसमें जड़ को पहले महत्व दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद जो है चेतना को जो है प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो वैयक्तिक आदर्शवाद है भैया मेरे, यही आगे चल के क्या बन जाता है, यथार्थवाद बन जाता है। तो दर्शन के बारे में हम लोगों ने मोटा माटी, संपूर्ण नहीं पढ़ा, मोटा माटी चीजें हमने दर्शन के बारे में पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि जो वास्तविकता में आज हम लोगों को पढ़ना है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद साहित्य के क्षेत्र में क्या है। तो देखते हैं, वस्तु पदार्थ जीवन के कार्यकलाप का जैसा है वैसा ही वर्णन क्या कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। कोई वस्तु जैसी है या कोई व्यक्ति जैसा है उसका उसी तरीके से वर्णन कर देना क्या कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। लेकिन वो वस्तु कैसी होनी चाहिए या फिर कैसी हो सकती थी, इसका वर्णन क्या कहलाता है, आदर्शवाद कहलाता है। बात समझ में आई, जैसे कि तैसा वर्णन कर देना यथार्थवाद, और इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए वो क्या कहलाता है, आदर्शवाद कहलाता है। तो बात समझ में आई। अपना जो प्राचीन साहित्य है वो संपूर्ण साहित्य लगभग आदर्शवादी ही है, क्योंकि आदर्शवाद के पीछे कहीं ना कहीं एक शब्द छुपा होता है, वो प्रेरणा। जिस साहित्य से हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो साहित्य जो है आदर्शवादी कोटि के साहित्य में आता है। यथार्थ में जो जैसा है वैसा व्यक्त कर दिया जाएगा, निर्भर आपसे है कि आप उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। अगर कोई चीज विद्रूप है तो विद्रूपताओं को लेकर भी जो है उसी तरीके से प्रस्तुत कर दी जाती है। तो ये जो है यथार्थवाद हो गया। उसके बाद और बात करते हैं थोड़ा सा यथार्थवाद और जो है आदर्शवाद पे। किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं, ठीक बात है। आदर्शवाद उसके अच्छे और उपयोगी पक्ष पर प्रकाश डालता है, जबकि इसके विपरीत यथार्थवाद जो है वो बुरे पक्ष को उभारता है। जो बात हमने अभी आपको बताई वही जो है लिखी गई है। अब आपको ये पता करना है कि कोई साहित्यकार या किसी साहित्यकार का साहित्य आदर्शवादी है या फिर जो है यथार्थवादी है, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो ये बात निर्भर करती है उसके दृष्टिकोण पर कि साहित्यकार का दृष्टिकोण कैसा है। अब जैसे मान के चलिए जो आदर्शवादी, मान के चलिए कोई आदर्शवादी काव्य है, आदर्शवादी काव्य में भी जो है बुराइयां होंगी, बुरे पक्ष होंगे, लेकिन बुरे पक्ष होने के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इन बुरे पक्षों को अपनाने के बाद मेरे संग क्या बुरा हो सकता है, वो आदर्शवाद है। लेकिन अगर सिर्फ जो है बुरे पक्षों के बारे में आपको बताया जाए, उसके बारे में कोई प्रेरणा ना दी जाए, कोई निर्णय ना दिया जाए, जैसे का तैसा व्यक्त कर दिया जाए, तो ये जो है यथार्थवाद कहलाता है। बात समझ में आई। जैसे जो है एक आप देखेंगे, एक अपने में जो है उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल में आप देखेंगे कि जो चीज जैसी है, मैला आंचल की जब आप भूमिका पढ़ें तो भूमिका में रेणु ये लिखते हैं कि यहाँ पे जो जैसा है मैंने वैसा ही व्यक्त कर दिया है, मैं किसी से आंचल बचा के नहीं आया हूं। तो वही यथार्थवाद है, जिस तरीके से जो है उस तरीके से वही जो है पेश कर देना, वो क्या कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। अच्छा, कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि साहित्य का जो है वो आदर्शवादी होना चाहिए। भाई साहित्य का मतलब क्या होता है, जो सबका हित करे वही साहित्य है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि साहित्य को सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादी ही होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन और संसार में जो श्रेष्ठ है या श्रेयकर है उसी का साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। ये जो है आदर्शवादी साहित्य, आदर्शवाद के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि साहित्य जो है सिर्फ आदर्शवादी होना चाहिए। लेकिन वहीं पर
कुछ जो है विद्वान कहते हैं कि यथार्थवादियों का विचार है कि मानव जीवन और संसार का यथार्थ रूप भी साहित्य में होना चाहिए। अब यथार्थवादी जो है क्या एक्सक्यूज देते हैं, यथार्थवादी कहते हैं कि एक तरफ आप साहित्य को समाज का दर्पण कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छे पक्षों को उभारना है। तो ऐसा तो है नहीं कि समाज में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, समाज में विद्रूपताएं हैं, तो साहित्य में विद्रूपताएं क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर आप साहित्य में विद्रूपताएं नहीं लिखते हैं तो फिर आप जो है साहित्य को समाज का दर्पण मत करिए। इस तरीके से दोनों में बहस और संघर्ष चलता रहता है यथार्थवादियों और आदर्शवादियों के बीच में। इसीलिए जो कमाल के रचनाकार हैं, जो कमाल के साहित्यकार हैं, उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला है, आदर्शवादी यथार्थवाद। जैसे प्रेमचंद के बारे में अगर कहा जाए प्रेमचंद कैसे उपन्यास है, तो सीधा सा जवाब आता है कि प्रेमचंद आदर्शवादी यथार्थवादी उपन्यास हैं। दोनों को लेके चलते हैं, वही सबसे अच्छा रास्ता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो हो रहा है जो जहां सो हो रहा है, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। हो रहा है जो जहां सो हो रहा है, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही यहाँ। तो मैथिली शरण गुप्त उसी तरीके की बात करते हैं कि जैसा जो है उसी को हमने व्यक्त कर दिया, तो साहित्य में क्या व्यक्त कर दिया, लेकिन कैसा होना चाहिए ये व्यक्त करना ही असली कला है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां थी। उसके बाद आदर्शवाद का उद्देश्य यथार्थ का पूर्ण रूप से निषेध नहीं है, वरन यथार्थ का चित्रण करते हुए उदात्त प्रेरणा देना है। अब देखिए, आदर्शवाद का मतलब जो है सिर्फ ये भी नहीं है कि आप यथार्थ कुछ लेंगे भी नहीं, यथार्थ को एकदम छोड़ेंगे, बस आदर्श, फिर भी आपका जो है वो उच्च कोटि का साहित्य नहीं होगा। आदर्शवाद का मतलब है यथार्थवाद का निषेध नहीं, यथार्थवाद को लेते हुए उससे कोई ना कोई उदात्त प्रेरणा देना आदर्शवाद का जो है मूल कर्तव्य है। उसके बाद हम बात करेंगे आखिरी में यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं। आदर्शवादी साहित्य तो आप पहचान जाते हैं कि हाँ ये आदर्शवादी साहित्य है, लेकिन आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो है कोई, जैसे आपके सामने एक उपन्यास है और आपको घोषित करना है कि ये उपन्यास आदर्शवादी है या फिर जो है ये उपन्यास यथार्थवादी है। अब अपने दिमाग में एक उपन्यास रखिए, मान के चलिए रेणु का ही आप रख लीजिए, मैला आंचल, और जो मैं ये विशेषताएं पढ़ने वाला हूं, इन विशेषताओं को आप जो है मैला आंचल से मिलाइए, फिर उसके बाद आप सुनिश्चित करिए कि मैला आंचल कैसा उपन्यास है। तो चलिए पहली विशेषता पढ़ते हैं। पहली विशेषता ये है कि विषय से संबंधित स्थान का सूचना विवरण चाहे वह एकदम सामान्य ही क्यों ना हो देना। ये जो है पहली विशेषता थी कि विषय से संबंधित या वहाँ के स्थान विशेष की सूचना देना, वो चाहे अति सामान्य ही क्यों ना हो, ये जो है यथार्थवाद कहलाता है। अगर कोई आप उपन्यास लिखते हैं, एक छोटे से गांव के बारे में, छोटी सी घटना के बारे में आप जो है उसका विवरण देंगे, वो चाहे कितनी ही सामान्य क्यों ना हो, तो ये क्या है, यथार्थवाद। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, वह चाहे अति सामान्य हो या जो है अति महत्वपूर्ण हो, तो ये क्या है, यथार्थवाद है। उसके बाद आंचलिक स्थानीय दृश्य और वातावरण का यथातथ्य वर्णन। अब देखेंगे आप मैला आंचल जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें पूरी आंचलिकता पाएंगे, पूरा अंचल पाएंगे। मैला आंचल का अगर नायक कहें कौन है, तो मैला आंचल का नायक ही अंचल है। तो मैला आंचल में आप देखेंगे ये विशेषता आप उससे मिलाइए कि आंचलिक स्थानीय दृश्य और वातावरण का यथातथ्य वर्णन, जैसा है उसी तरीके से वर्णन। उसके बाद तीसरी विशेषता है कि उस समय के समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का वर्णन, ये भी जो है यथार्थवादी साहित्य की विशेषता है। उस तरीके से लोक भाषा का पात्र और परिस्थितियों के अनुसार सही प्रयोग, चाहे वो जो है अश्लील ही क्यों ना हो। अगर आपने जो है मैला आंचल उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको जो है लक्ष्मी की याद जरूर आई होगी। महत्ता के स्थान पर लघुता की प्रतिष्ठा करना, ये जो है यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं होती हैं। तो छोटी सी क्लास थी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यथार्थवाद क्या है और आदर्शवाद क्या है। धन्यवाद।